हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी को हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2, जो कि हमारा मैट्रिसेस, जिसका आज हम लोग बेसिक्स वाला पार्ट देखने वाले हैं। और गाइस, ये बेसिक्स 12 का नहीं बल्कि 11 का बेसिक्स है, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिसेस चैप्टर है ये हमारा 11 से कैरी फॉरवर्ड होता है। ये चैप्टर हमारे पास 11th में भी था और वही कंटेंट यहाँ पे हमारा 12th में दिखने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों को 11 का बेसिक्स नहीं जमा तो आप लोगों को 12 का मैट्रिसेस करने में दिक्कत है। तो क्या इसका मतलब हमको पूरा का पूरा 11 का सीखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को जितना बताऊंगा इतना भी अगर आप लोगों को पता रहा ना तो आप बड़ी इजीली 12 का मैट्रिसेस कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज, आज का जो लेक्चर है ना, यहाँ पे अपन लोग 11 क्लास का बेसिक्स देखने वाले हैं। अब ये कंप्लीटली 11 क्लास का बेसिक्स नहीं बोल सकते, ये हमारा बेसिक्स 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बेसिक्स नहीं आया तो आप 12th का मैट्रिसेस नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग को पता है कि मैट्रिसेस जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हुआ था? 11th क्लास से। और 11th क्लास इसका मतलब पूरा मैट्रिसेस देखने की गरज नहीं है। जितना मैं बोलूंगा ना इतना भी पता रहा ना तो आप इतने इजीली इस चैप्टर को कर लेंगे ना कि देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम लोग को ऐसे सुनने को मिलते हैं जो 11th क्लास से आते हैं, तो ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ये मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के देखते हैं हमारा पहला कंटेंट। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस के पहले सबसे पहले हमको अगर कुछ पता होना चाहिए था तो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट चीज जो है ना ये आपने 10th क्लास में पढ़े थे। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, अगर इमेजिन कीजिए कि हमने कुछ नंबर्स को, सबसे पहले देखिए अगर मैंने कुछ नंबर्स को यहाँ पे अरेंज किया इस तरह से, जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5 एंड 2। अब मैंने कुछ नंबर्स लिया और इसको इस तरह से 2 बार्स के अंदर में डाल दिया। अब इस तरह से जो हमारे लिखने का पैटर्न होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमको पता है। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए लिख लेते हैं। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 × 2, फिर माइनस करके ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 4 × 5। कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6 -4 × 5 = 20। आंसर कितना निकला हमारा? -14। अब ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी की है और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट हम लोगों को पता है कि हमेशा कौन से शेप में रहता है? स्क्वायर शेप में रहता है। यहाँ पे अगर हमारा एक तो वो रहेगा 2/2 डिटर्मिनेंट, या तो वो रहेगा 3/3 डिटर्मिनेंट। अब 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप लोगों ने देखे थे। यहाँ पे क्या करना, अगर हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 1 2 4 5 1 3 एंड 2 -1 7। नहीं तो अब बोलेंगे माइनस नहीं है क्या सर? तो देखिए इस तरह से मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा और मैंने बोला इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए काफी सिंपल। सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे क्या होगा, यहाँ पे पहला टर्म को उठाएंगे हम। पहला टर्म हमारा कितना है? 1 है। अब ये पहला टर्म उठा के उसका रो और उसका कॉलम को उड़ा देंगे। उसका रो गया, उसका कॉलम गया, बचा कौन है हमारे पास? तो हमारे पास बचा है 1 - 3 -1 7। अब देखिए नेक्स्ट वाला टर्म उठाएंगे। नेक्स्ट वाला टर्म कितना है? 2 है। अब ध्यान रखिए, नेक्स्ट वाला टर्म जब भी उठाएंगे उसके सामने में क्या डालना है? हमें माइनस डालना है। अब यहाँ पे अगर ऑलरेडी माइनस होता तो कोई बात नहीं, -2 और उसके सामने में अगेन से क्या डाल देते थे? माइनस डाल देते थे। अब यहाँ पे सेकंड टर्म डाले, उसके सामने माइनस। अब सेकंड वाला जो है इसका रो कौन है? ये सेकंड वाला टर्म उठा है, इसका रो ये है, इसका कॉलम ये है। रो गया, कॉलम गया, बचा कौन है? 5 - 3 2 7। चलिए लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगला वाला हमारे पास कौन है? तो अगला वाला नंबर है -4। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला जब नंबर लिखेंगे इसके सामने में हमारा क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस में -4। अब इसका रो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा। देखिए इस बार थर्ड वाला एलिमेंट उठाए तो उसका रो चला गया, उसका कॉलम चला गया, बचा कौन है हमारे पास? 5 1 2 -1 बचा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 1 2 -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बनता है हमारा? ये पहला 1। हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, ये यहाँ पे देखे थे। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 × 7 7 माइनस -3 × -1 +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला वाला -2, इसमें 5 × 7 35 माइनस -3 × 2 कितना हो जाएगा? -6। इसके बाद अगला कौन है? -4
5 इंटू -1 -5 -1 इंटू 2 2। हमने सीधा सीधी क्या कर दी, डिटर्मिनेंट सॉल्व किए। अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कीजिए। हमको पता है 7 - 3 कितना हो जाएगा, तो ये 1 है इंटू 7 - 3 कितना 4। उसके बाद इधर कितना है -2, इधर कितना हो जाएगा 35, माइनस माइनस में क्या होता है प्लस होता है। 35 + 6 कितना होता है 41 होता है, हम लोगों को पता है। अब यहाँ पे देखिए, और ये 2 के साथ क्या है में मल्टीप्लाई में। उसके बाद -4, इधर -5 -2 दिख रहा है, मेरे को पता है -5 -2 में कितना होता है, माइनस माइनस है +5 + 2 7, और इधर कितना हो जाएगा इंटू -7। चलिए इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, 2 इंटू 41 हो जाएगा 82, और उसके बाद 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 4 जो 28, और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बनता है 4 में से 82 गया तो कितना होता है, हमको पता है -78, और इधर कितना है +28। -78 + 28 पे कितना होगा माइनस प्लस है, -78 में से 28 गया तो हमारा कितना बचता है 50। ग्रेटर नंबर का साथ है माइनस का साइन, तो फिर -50। और इस तरीके से जो निकला ना, ये हमारा हो गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो देखिए गाइस, डिटर्मिनेंट हमारा या तो 2/2 में दिखेगा या तो 3/3 में दिखेगा, और उसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है। अब मैट्रिसेस बोलेंगे, आप बोलेंगे सर मैट्रिसेस का चैप्टर है, आप काय के लिए डिटर्मिनेंट बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट की भी गरज पड़ती है, इस वजह से मैं पहले से बता के रखना कि डिटर्मिनेंट 2/2 में इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और 3/3 डिटर्मिनेंट दिख गया तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये हो चुका है हमारा डिटर्मिनेंट। अगला वाला कांसेप्ट क्या है हमारा मैट्रिसेस। अब यहां पे देखिए क्या बोले, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होता है, तो देखिए मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कुछ नंबर्स को अगर एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दिया तो उसको हम लोग सीधा सीधे बोल सकते हैं मैट्रिसेस। जैसे यहां पे देखिए मैंने कुछ नंबर्स लिखा था, उसका हम लोगों ने दोनों तरफ बार दे दिया, ये मेरा क्या बन गया था डिटर्मिनेंट बन गया था ना। सेम उसी तरह से अगर इमेजिन कीजिए हमारे पास इसी तरह से कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है, जैसे मैं अगर लिखा 3 4 5 एंड 2, सेम वही है। अब यहां पे देखिए इधर भी हम लोग बार देंगे, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे यहां पे ओनली बार था, यहां पे मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट की तरह बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट पता है ना, उस तरीके से, और ये बन गया मेरा मैट्रिसेस। मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स को इस बार मैंने क्या किया, स्क्वायर पैटर्न में अरेंज कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या फर्क है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता मैट्रिक्स क्या मैट्रिसेस क्या, लेकिन एकदम चिंदी चीज है। मैट्रिक्स मतलब अगर इमेजिन कीजिए सिर्फ एक मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। तो ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया रेक्टेंगुलर पैटर्न में, और मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट हमेशा इसमें रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम रहती है, मतलब ये स्क्वायर शेप में मिलता है। लेकिन अगर हमने मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमारे काफी सारे शेप एंड साइज में मिल सकता है। यहां पे देखिए ऑल अबाउट डिपेंड करता है रोज और कॉलम्स के ऊपर। अब रोज और कॉलम क्या है, अब रो और कॉलम क्या है, जैसे यहां पे देखिए रो मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड होके है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और उसी तरह से जो वर्टिकली प्लेस्ड होके है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ध्यान में रखिए, ये हमारा हो गया कॉलम 1 और ये हमारा हो गया कॉलम 2। उसी तरह से ये क्या हो गया था, हमारा रो 1 हो गया था, ये हमारा हो गया था रो 2। तो अगर मैंने रो 1 बोला तो रो 1 में एलिमेंट क्या है 3 4, अगर मैंने रो 2 बोला तो रो 2 में एलिमेंट कौन है 5 2, अगर मैंने कॉलम 1 बोला तो कॉलम 1 में एलिमेंट कौन है 3 5, और अगर कॉलम 2 बोला तो एलिमेंट कौन 4 2। तो इस तरीके से हमारा रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी मैट्रिसेस में कैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप कोई भी शेप एंड साइज में मिल सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक मैट्रिक्स इस तरह से 4 2 1 5 3 0, और मैंने इस तरह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। अब मेरे को बताइए यहाँ पे आपको कितने रोज दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 रो दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टली कितने हैं हमारे पास 2 है, और वर्टिकली कितने हमारे पास 3 है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 रो दिख रहा, 3 कॉलम दिख रहा, तो नंबर ऑफ रो रहेगा यहाँ पे कितना हमारा 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा हमारा, तो यहाँ पे कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका अगर ऑर्डर की बात करें, जैसे मैं 4th में अगर इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो 3 कॉलम, तो हम लोग इसका लिखेंगे 2 × 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जैसे मैंने बोला कि कोई भी शेप एंड साइज में मिल सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर। जैसे अगर मैंने लिखा कि इस तरह से इमेजिन कीजिए ऐसा लिख दिया
410। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 नंबर्स को वर्टिकली प्लेस कर दिया और उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। कोई बात नहीं, ये भी तो मेरा मैट्रिक्स हो गया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने अगर बोला रो कितने हैं, तो रो कितने हमारे पास, ये पहला दूसरा तीसरा 3 रो है। कॉलम कितने हमारे पास, तो 1 कॉलम है, मतलब ये मेरा कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 3/1 का मैट्रिक्स हो गया, मतलब 3 रो है 1 कॉलम है। तो इसीलिए मैं बोला था मैट्रिक्स कोई भी शेप एंड साइज में दिख सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं कि आपके 12th क्लास में कहा कितने बाय कितने तक मैक्सिमम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अरेंज करने की बात करें, मैं 10 ही अरेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने 10 रो डाल दिया, 10 कॉलम डाल दिया, कितना ही बड़ा साइज में दिख सकता है ना मैट्रिक्स हमारा। लेकिन अगर हम 12 की बात करें तो 12 में आपको मैक्सिमम 3/3 तक दिखेगा, यानी 3 रो 3 कॉलम, ना 3 से ज्यादा रो मिलेंगे आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर, और ना 3 से कॉलम ज्यादा कॉलम मिलेंगे आपको। इससे ज्यादा अगर आपको देखना है तो आप अगर इसका हायर एजुकेशन लेंगे तब आपको इससे ज्यादा बड़े बड़े मैट्रिक्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 12 तक के सिर्फ मैक्सिमम 3/3 तक के मैट्रिक्स दिखने वाला है। तो इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका देखिए, 2/2 3/3 किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स अक्सर में एक सिंगुलर वर्ड है, मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स को मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया तो वो मेरा बन जाता है मैट्रिक्स। और उसी को अगर इमेजिन करिए एक से ज्यादा मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। उसके बाद रो कॉलम में क्या था कि अगर हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो प्लेसमेंट रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं रो, और जो वर्टिकल प्लेसमेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और इसके बाद ऑर्डर मतलब क्या रहता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो होता है, जैसे ये मेरा 2 रो 3 कॉलम, तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 2/3 का, यानी उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3। अगर मैंने बोला इधर कितने रोज है, 3 रो है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/1 हो गया। तो इस तरीके का हमारा इतना पार्ट होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसे देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, हम लोगों के पास मैट्रिक्स के काफी सारे टाइप होते हैं। अब वो टाइप्स कौन से, तो देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा इस तरीके से 4 2 5, अब मेरे को बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रो है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है। कॉलम की क्वांटिटी कितनी है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, 1 रो 3 कॉलम, मतलब 1/3। हमारे पास कॉलम कितना है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास रो कितना है, एक ही है ना, मतलब ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। अगर मैंने इस तरीके से लिखा जैसे 3 and 1, अब मेरे को एक बात बताइए यहाँ पे कितने रो दिख रहे हैं, एक ही रो है। कॉलम कितने दिख रहे हैं, 2, भले ही कॉलम कितने भी रो एक है ना, मतलब ये मेरा क्या हो गया, हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके का होता है हमारा रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऑब्वियस सी बात है, रो पता है तो कॉलम किसको नहीं पता रहेगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया एक मैट्रिक्स 4 0 -1, तो यहाँ पे मेरे को बताइए कितने कॉलम है, 3 रो है और 1 कॉलम है। 1 कॉलम है मतलब क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 and 2, मेरे को बताइए कितने रो है, 2 रो है, लेकिन कॉलम कितना, 1, मतलब ये मेरा कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 2/1, मतलब ये मेरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ध्यान में रखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिक्स। अगला क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चलता है ऐसे मैट्रिक्स जिनका रो और कॉलम की क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। देखिए हमारे जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर से ही है। और हम लोगों को जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स के ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स भले ही अलग अलग शेप एंड साइज में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ क्या हो, सेम रो सेम कॉलम। जैसे मैंने अगर लिख दिया, इमेजिन कीजिए ये 5, मेरे को बताइए कितने रो है, 1, कॉलम कितने, 1, मतलब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 1/1, मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैंने इमेजिन कीजिए इस तरह से लिख दिया 4 -3 2 and 5, मेरे को बताइए कितने रो है यहाँ पे, तो हमारे पास दिख रहे 2 रो, कॉलम कितने, 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने, 2 रो 2 कॉलम, मतलब ये मेरा कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 2/2 मैट्रिक्स, मतलब ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया 4 0 5 3 2 6 1 1 4,
अब मेरे को बताइए यहाँ पे हमारे पास कितना दिख रहा, वही 3 रो दिख रहे, 3 कॉलम दिख रहे, यानी ऑर्डर क्या है सेम। और अगर इमेजिन कीजिए रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम, तो ये मेरा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना भी बड़ा हो सकता है, 3x3, 4x4, 5x5, लेकिन 12th क्लास में हमको सिर्फ 3x3 तक के पढ़े थे, तो मैं 3x3 तक के लिख दिया। अगला देखिए हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब होता है जीरो। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने अगर एक मैट्रिक्स लिखा इस तरीके से 3 0 0 0 5 0 एंड 0 0 -1। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा, इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे हमारे पास एलिमेंट्स है और बाकी के पूरे क्या दिख रहे हैं, जीरो। इस टाइप के जो मैट्रिक्स रहते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ 3x3 में हो जरूरी नहीं, अब 2x2 में भी हो सकता है। जैसे 2x2 में कैसा बोलेंगे, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया इस तरीके से 4 0 0 5, अब मेरे को बताइए यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है बाकी पूरे जीरो, तो ये भी मेरा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ हमारा किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। उसके अलावा आप अगर रो वाले या कॉलम वाले मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर आप स्क्वायर ये डायगोनल एलिमेंट्स बनाने का ट्राई करें तो नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर मैंने इमेजिन कीजिए, एग्जाम्पल लिखता हूँ, अगर मैंने इमेजिन कीजिए एक मैट्रिक्स लिखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे इस तरीके से 4 2 0 5 1 3। अब मेरे को बताइए, अगर मैंने बोला कि आपको इसको डायगोनल बताइए, तो डायगोनल बता पाएंगे क्या? आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल भी नहीं बैठा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये छूट गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम रेक्टेंगल में नहीं बता पाते, जिस वजह से हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स का एक लेवल बाद क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या है, अब देखिए ये जो डायगोनल मैट्रिक्स उसी के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे डायगोनल में कोई भी भलता नंबर हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि हमारा डायगोनल में सेम डिजिट होना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक मैट्रिक्स इस तरीके से 5 0 0 0 5 0 0 0 एंड 5। मेरे को बताइए इस मैट्रिक्स की खासियत क्या दिख रही है, ये भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या मैं स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल बोल सकता हूं? तो बिल्कुल बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है पूरे के पूरे क्या है, सेम है। तो हमको ध्यान में रखना है कि जिस डायगोनल मैट्रिक्स के पूरे डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्या ये चीज मेरा 2x2 में बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा, कोई इशू नहीं है। जैसे हमारा 3x2 वैसे हमारा 2x2 में बन जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 4 0 0 4। मेरे को बताइए डायगोनल एलिमेंट सेम है, मतलब ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब बाकी के पूरे जीरो। सिर्फ देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम होकर बाकी में एलिमेंट्स आ गया तो भी वो डायगोनल नहीं होगा, स्केलर नहीं होगा। स्केलर होने का कंडीशन है कि वो डायगोनल तो होना ही चाहिए और उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम, मतलब बाकी के पूरे जीरो डायगोनल को छोड़ के और डायगोनल सेम। अब इसके बाद अगला है आइडेंटिटी। अब देखिएगा ईमानदारी से बताओ ना इसका यूज है ना इसका यूज है। यूज किसका है, इसका यूज है। अब ये आता कहाँ से, यहाँ से आता है करके हम लोग इतना देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आधा नॉलेज रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैंने आपको बताया ईमानदारी से, तो यहाँ पे हमको जरूरत किसकी, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, और उसके बाद अपन लोग को ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की गरज पड़ती है। इसके बाद और भी है हमारे पास। तो ये जो है कुछ हमारी जरूरत पड़ती है, हर एक की जरूरत नहीं पड़ती। बट काय के लिए आधा नॉलेज लेना, जब ले रहे हैं हम बेसिक्स तो पूरा का पूरा लेते हैं, क्योंकि कभी भी काम में आ जाता है, किस तरह से कब जरूरत पड़ जाए बता नहीं सकते। अगला है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हम लोग का ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसको स्केलर, और उसके बाद ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा एक मैट्रिक्स इस तरह से 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। मेरे को बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो, मतलब ये डायगोनल है। क्या ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल है। स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था कि स्केलर एलिमेंट सेम होना चाहिए बाकी सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए बाकी सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट सेम है बाकी सब जीरो, मतलब ये स्केलर भी है। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। अगर ऐसा रहा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हमेशा आई से डिनोट करते हैं। याद रखिए कहीं पर भी क्वेश्चन में आई दिख गया तो हमको समझ जाना है वो कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं,
रहे हैं, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब ये क्या सिर्फ 3x3 में? बिल्कुल नहीं, 2x2 में भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा इस तरह से 1 0 0 1, मेरे को बताइए डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 है, बाकी पूरे 0, मतलब ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके का होता है आइडेंटिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट कौन से, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आइडेंटिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके बाद ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे देखिए अगला हमारा जीरो मैट्रिक्स, नाम पे ही है सब, ऐसे मैट्रिक्स जिसके पूरे एलिमेंट्स क्या रहते हैं? जीरो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 0 0, अब मेरे को बताइए इस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? जीरो मैट्रिक्स। सीधे सा लॉजिक है। अगर मैंने 3x3 में बनाया, सेम वही बात, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पूरे एलिमेंट जीरो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, चलिए अब अगला है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एक कॉमन हेडिंग बोल सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट्स, एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है? तो देखिए अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके ऊपर के ट्राइंगल में एलिमेंट्स है बाकी पूरे जीरो, मतलब अगर मैंने लिखा 5 3 2, फिर 0 4 1 और उसके बाद 0 0 फिर -7। अब मेरे को एक बात बताइए, इस मैट्रिक्स के ऊपर के ट्राइंगल में एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए एक ट्राइंगल दिखेगा आपको, कहाँ पे? ये देखिए, जैसे ये एक ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल दिख रहा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के ट्राइंगल में एलिमेंट्स है और बाकी के पूरे हमारे क्या दिख रहे हैं? जीरो दिख रहे हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स याद रखेंगे। अब देखिए इसको बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं, नीचे का ट्राइंगल जीरो तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे देखिए ध्यान में रखना है कि इसी साइड का हमारा नीचे के 3 जीरो होने चाहिए। अगर मैंने इसको इधर से बोला तो नहीं चलेगा। अगर हम लोग बोलते हैं कि सर इधर के 3 हमने जीरो बताए तो उसको हम लोग अपर ट्राइंगुलर नहीं बोलेंगे। अपर ट्राइंगुलर का कंडीशन है कि यही के 3 मेरे जीरो होने चाहिए, बाकी में कुछ भी रहे चलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। वैसा ही सेम हमारा होता है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? तो अपन लोग लिखेंगे, देखिए अगर मैंने एक मैट्रिक्स इस तरीके से लिख दिया 4 0 0 3 2 0 एंड 1 4 5। अब मेरे को बताइए इस मैट्रिक्स की खासियत क्या दिख रही है? तो इस मैट्रिक्स में हमको खास बात ये दिख रहा है सर कि हमारा जो लोअर ट्रायंगुलर है उसमें एलिमेंट्स है और बाकी के पूरे क्या हो चुके हैं सर? जीरो हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे हमको समझना है कि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? ऊपर वाले 3 जीरो हो जाते हैं। तो सीधा सा लॉजिक, अपर ट्रायंगुलर में नीचे के 3 जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के 3 जीरो। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद और भी है, तो चलिए पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गाइस नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं रहा ना तो आप कितने बार देखेंगे या पीछे का बैकलॉग निकाल के। यहाँ पे देखिए आप नोट्स बनाते रहेंगे ना तो आप लोग के पास एक बढ़िया सा कंटेंट रहेगा, क्योंकि हम लोगों को जब बाद में रिवीजन की जरूरत पड़ती है ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिएगा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिएगा जल्दी से अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स का टाइप देखते हैं, जो कि हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? तो मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, देखिए 4 2 3, उसके बाद 2 1 0 और उसके बाद 3 0 और उसके बाद 5। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब इस मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो देखिए ये हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इस डायगोनल एलिमेंट के दोनों तरफ में देखें ये पेयर्स हमारे इक्वल हो रहे हैं। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे ये 2 और इस 2 से हमारा मैच हो रहा है, ये 3 हमारा इस 3 से मैच हो रहा है और ये 0 हमारा इस 0 से मैच हो रहा है। तो अगर इस तरह से मैचिंग बनता होगा तो इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान में रखिए काफी सिंपल है कि डायगोनल एलिमेंट के बाद जो यहाँ पे इस तरह से पेयर अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा इसी टाइप का होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा, पहले एक मैट्रिक्स बना देते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक डायगोनल वाला साइड, अब देखिए डायगोनल वाला साइड, अब इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पे ज़रा देखिए फिर से अगर इस तरह से जोड़ी बनाएंगे तो इस जोड़ी की खासियत क्या है? ये जोड़ी बनेगी
ये जोड़ी बनेगी और ये जोड़ी बनेगी। अब जोड़ियों में क्या दिख रहा है, जैसे ये 1 तो ये -1, ये -3 तो ये 3, ये -4 तो ये 4। अगर इस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सीधा सा लॉजिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये डायगोनल को छोड़ने के बाद इसके जो पेयर अगर इस तरह से हमारे इक्वल होते हैं तो हमारा क्या रहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये डायगोनल को छोड़ने के बाद अगर इस तरह से पेयर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कहीं कहीं पर 12th में भी इसका गरज पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अगला वाला देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टाइप है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इमेजिन कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कुछ इस तरीके से, जैसे ये मेरा मैट्रिक्स हो गया ए, क्या लिखा मैंने 2 3 -1 एंड 5। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 3/3 का, जैसे मैंने लिखा बी ले लेता हूं, बी क्या है हमारे पास 4 2 1 3 0 5 और उसके बाद 7 2 9। अब देखिए मैंने इस तरह से दो मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर मैंने इसका ट्रांसपोज करने बोला तो ट्रांसपोज में सीधा सीधी क्या हो जाएगा, तो अपन लोगों को पता है ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये जो पहला रो है ये बन जाएगा मेरा पहला कॉलम और ये जो दूसरा रो है वो मेरा बन जाएगा दूसरा कॉलम। जैसे ये मेरा ए है तो इसका ट्रांसपोज को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिखते या फिर ए डैश भी लिख सकते हैं। ये तो ऊपर में छोटा सा डैश समान दे देंगे। अब ये जो होता है, ये जो सिंबल है ये हमारा ट्रांसपोज का सिंबल है। कोई मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते तो इस तरह से टी लिखना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, पहला रो बन जाएगा हमारा पहला कॉलम, उसी तरह से दूसरा रो हमारा बन जाएगा दूसरा कॉलम। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है, पहला रो बनेगा पहला कॉलम और दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम, और ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। सिंपल सा है। अब इसके बाद देखिए अगला वाला बी, अगर मैंने इसका भी ट्रांसपोज करने बोला तो सेम वही लॉजिक लगेगा। बी का ट्रांसपोज में हमारा क्या लगने वाला है, तो हमको पता है बी का ट्रांसपोज में बी के ऊपर ऐसे टी लिखेंगे। इसके बाद पहला रो बन जाएगा हमारा पहला कॉलम 4 2 1, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, कितना रहेगा 3 0 एंड 5, और उसके बाद तीसरा रो बन जाएगा हमारा तीसरा कॉलम, क्या रहेगा 7 2 एंड देन 9, और ये जो बन गया ये हमारा क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया। इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। एकदम सिंपल है ना। इसके बाद देखिए अगला डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालना अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, वही है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में कैसा, अगर इमेजिन कीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा ए। अब इस मैट्रिक्स में अगर इमेजिन कीजिए इस तरह से एलिमेंट है 4 2 1 5। अब मैंने अगर बोला इस मैट्रिक्स का मेरे को डिटर्मिनेंट बताइए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करेंगे मॉड ए से। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने दोनों तरफ इस तरह से बार दे दिया, मतलब ये हमारा क्या हो गया मॉड है, और यही हमारा क्या रहेगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या होगा, जैसे ही मैंने इस तरह से दिया तो ये मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स मेरा कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में, और इसको अभी हमको सॉल्व करना आता है। सॉल्व कैसे करते हैं, 4 5 जा 20 -2 1 जा 2, कितना हो गया हमारा, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना निकला हमारा 18। तो डिटर्मिनेंट को शो करेंगे कैसे, इस तरह से मॉड डालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी देखिए। चलिए अब इसके बाद अगला है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना हो, 0 हो, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, मैं लिखूंगा एक मैट्रिक्स है हमारे पास कुछ इस तरीके से ए 6 4 और 3 2। देखिए मैंने इस तरह से एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मैंने बोला कि चलिए मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड ऑफ ए। अब इसमें क्या होगा, हमको पता है मैट्रिक्स जैसे मॉड में आ गया तो उसका मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, ये मेरा किस में आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते, 6 2 जा 12 -4 3 जा 12, 12 -12 कितना निकला, 0 बन गया। अब मेरे को बताइए क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है, बिल्कुल है। अगर 0 है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिए कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो
इतना चीज आप लोग याद रखिए, यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा लास्ट वाला पार्ट देखते हैं जो कि हमारा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इतना हम लोग देख लेंगे ना तो हमारा 11th वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमको क्या सीखना है, तो यहाँ पे हमको 3 टाइप की चीजें सीखना है। हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उसके बाद देखना पड़ेगा मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद देखना पड़ेगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर इमेजिन कीजिए मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिया, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया कुछ इस तरीके से A, जिसको मैंने लिखा 4 2 3 एंड 5। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया B, जिसको मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4। एक काम करता हूँ, मैट्रिक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब मैं इसको कॉलम्स बढ़ा देता हूँ 1 0, और इधर इसको भी बढ़ा देता हूँ 7 3। हर बार 2/2 अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर वगैरह में, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ना कि स्क्वायर में मैट्रिक्स का मोहताज नहीं है। वहाँ पे आपको कोई भी टाइप से दिखे, आपका कोई भी रेक्टेंगुलर रहे, कैसा भी रहे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमको 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर होना चाहिए सेम। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है कितने रोज है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2। ये वाला मैट्रिक्स देखिए इसका भी ऑर्डर कितना, रो कितना 3, कॉलम कितना 2, मतलब इसका भी ऑर्डर कितना रहेगा 3/2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ही इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि अगर हमारे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। फिर वो कितने बाय कितने का है फर्क नहीं पड़ता, 1/2 का रहे, 3/3 का रहे, 2/2 का रहे, 2/1 का रहे, कैसा भी रहे चलेगा, लेकिन ऑर्डर सेम है तभी उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अब करना कैसे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे पहला मैट्रिक्स हमारा A, दूसरा मैट्रिक्स हमारा B, दोनों का हम लोग करते हैं ऐड। अब ऐड पे क्या होगा, पहला मैट्रिक्स क्या है 4 2 3 5 1 0। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड 7 3। अब यहाँ पे देखिए एडिशन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म सीधा सीधी फर्स्ट टर्म से प्लस हो जाएगा, सेकंड टर्म सीधा सीधी सेकंड टर्म से प्लस होगा। तो इसी तरह से हम लोगों का एडिशन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका एडिशन में 4 और ये 1 आपस में प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब हम लोग लिखेंगे 4 + 1। उसके बाद सेकंड टर्म से प्लस होगा, कितना होगा 2 + 2। उसके बाद थर्ड टर्म से प्लस होगा 3 + 3। उसके बाद फोर्थ टर्म से प्लस होगा 5 + 4। और उसके बाद फिफ्थ टर्म से प्लस होगा 1 + 7। और सिक्स वाले टर्म से प्लस होगा 0 + 3। अब इसको ऐड कर दीजिए, जो निकलेगा वो आपका क्या रहेगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बनने वाला है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 + 1 हो जाएगा 5, 2 + 2 हो जाएगा 4, 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6, 5 + 4 हो जाएगा 9, 1 + 7 हो जाएगा 8 एंड देन 0 + 3 कितना हो जाएगा 3। और ये जो नया वाला मैट्रिक्स निकला ना, ये हमारा है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। सेम गाइज इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को बस ये देखना दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट इस तरह से कर देना है। सब्ट्रैक्शन में सेम यही, यहाँ पे बस प्लस के बदले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी फिर माइनस होकर जो आता है। तो ये होता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। वही अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मल्टीप्लीकेशन की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम चाहिए, इधर वैसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको ये 2 मैट्रिक्स दे दिया और मैंने बोला कि चलो मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, तो हम सीधा बोलेंगे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कैसे, अब एक कैसे बता रहे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर हमको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे ये मेरा पहला मैट्रिक्स है और ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है, अगर मैंने बोला इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने, तो इसमें एक नेसेसरी कंडीशन है। कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा सेम होना। जैसे अगर ये मैट्रिक्स का इमेजिन कीजिए 2/3 का मैट्रिक्स है
और ये मैट्रिक्स भी 2/3 का मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या बोला, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या सेम है क्या? देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम हमको पता है, ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है, कॉलम का होता है, और ये वाला पार्ट काय का होता है, रो का होता है। मेरे को बताइए क्या ये दोनों सेम दिख रहे? बिल्कुल भी नहीं। अब सेम नहीं है मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। बट वही अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3/3 मैट्रिक्स है ये। अब 3/3 मैट्रिक्स है तो मेरे को बताइए क्या इसका कॉलम इसका रो सेम हुआ? तो बिल्कुल हो चुका है। देखिए इसका कॉलम इसका रो सेम है, मतलब अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस कि अपना देखिए ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। इसका भी 2/3 है, इसका कितना है 3/3 है। दोनों का ऑर्डर भले ही सेम नहीं है, लेकिन पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम हो चुका है। इसका मतलब मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई कैसे करना वो बताता हूँ। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 2/3 मैट्रिक्स है, तो मैं भी एक एग्जाम्पल में 2/3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ कुछ, तो ए कितना 4 2 5 1, इधर 3 and 0। अब ये मेरा 2/3 मैट्रिक्स बना। और इमेजिन कीजिए एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं बी, जिसका मैट्रिक्स हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/3 का 4 1 3 0 2 5 and 8 1 and -3 ऐसा कुछ तो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक 2/3 का मैट्रिक्स ले लिया, एक 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो होगा नो डाउट गाइस, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो हमारा क्या है, सेम है। इसका कॉलम इसका रो सेम है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा? अब नया मैट्रिक्स कैसा बनेगा वो देखने का भी एक तरीका है। हम लोग को क्या करना है, इसका रो देखिए, इसका कॉलम देखिए, इसका रो कितना है 2 है, इसका कॉलम कितना है 3 है, मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना वो कितने बाय कितने का बनेगा, 2/3 का बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर इसका पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, सिर्फ और सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। और दूसरा कि अगर पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे को मैट्रिक्स का कॉलम जो है ना बिल्कुल उतने ही ऑर्डर का हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, तो इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाय कितने का बनेगा, 2/3 का बनने वाला है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे सर? अब यहाँ पे देखिए अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा, दो मैट्रिक्स है हमारा A × B। अब याद रखिए पहले मैट्रिक्स का हमेशा लेना है रो और दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा लेना है कॉलम। याद करके रखिए पहले मैट्रिक्स का हमेशा लेना है रो और दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा क्या लेना है, कॉलम लेना है, ठीक है। अब पहले मैट्रिक्स का रो लेना, तो पहले मैट्रिक्स का रो क्या है देखिए, तो पहले मैट्रिक्स का रो हो गया ये वाला और ये वाला। वैसे ही दूसरे मैट्रिक्स का अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला। देखिए ये आप लोगों को पेपर वगैरह में या फिर सॉल्व करते हुए बिल्कुल नहीं करना, ये बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अंडे वंडे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बस अंडरस्टैंड कर लीजिए, आप अंडे मत बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, हाँ समझने के लिए पेंसिल से बनाना चाहते होंगे तो बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग को सबसे पहले क्या याद रखना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त पहले मैट्रिक्स का लेना है रो और दूसरे मैट्रिक्स का लेना है कॉलम। सबसे पहले पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है, पहले 1 1। अब यहाँ पे देखिए पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म कितना है 4 और इधर फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो ये 4 × 4 कितना होता है 16। उसके बाद सेकंड टर्म कितना है 2, इधर सेकंड टर्म कितना है 0, 2 × 0 0। अगला क्या है, थर्ड टर्म है 3, इधर थर्ड टर्म है 8, 3 8 जा 24। अब यहाँ पे देखिए पहला रो पहला कॉलम निपट गया। अब पहले ही रो में चल रहे तो इधर भी पहले ही रो में चलेंगे, पहले रो और हम लोग कौन से कॉलम पे आगे जाएंगे, अभी दूसरा कॉलम। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इधर पे आएगा 4 × 1 4। उसके बाद 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर। अब पहला रो और किस पे जाएंगे, तीसरे कॉलम पे जाएंगे। चलिए क्या होता है 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। उसके बाद 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 और उसके बाद 3 × -3 कितना हो जाएगा -9। ये हो गया। और इसके बाद देखिए पहला रो के पास अगर सॉल्व करना है तो आगे में और कॉलम बचा है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब आगे बढ़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे नहीं बढ़ेगा तो पहला रो का काम खत्म। अब हम लोग आएंगे दूसरे रो पे। अब दूसरे रो पे आएंगे तो दूसरे वाले पे आ जाइए, यहाँ पे भी सेकंड रो। अब सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, पहला रो और कैसा, सॉरी सेकंड रो और कौन सा, पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम 5 इंटू 4 20, उसके बाद 1 इंटू 0 0, और उसके बाद 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0, सिंपल। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 1 5, अगला 1 इंटू 2 2, अगला 0 इंटू 1 0, क्लियर। इसके बाद अगला यहाँ पे थर्ड टर्म सॉरी सेकंड रो और थर्ड कॉलम कितना होगा 5 3 जा 15, उसके बाद 1 5 जा 5, और उसके बाद 0 3 जा 0, और यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लोग को A इंटू बी वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं A इंटू बी पे क्या मिलेगा अपने को, तो अपन करेंगे 16 प्लस 24 कितना होता है 30 40, इसके बाद 4 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है 8 9 10 11, इधर 12 प्लस 10 22, 22 में से 9 गया तो कितना रहता है 13, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना 13, 20 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा 20, उसके बाद 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7, और उसके बाद 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 20। तो हमारा जो नया A इंटू बी मैट्रिक्स निकला वो इस तरीके से निकला, और देखिए ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे कि यहाँ पे इसको और इसको देखिए कि नया मैट्रिक्स 2/3 का बनेगा और बना, और इस तरीके से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत गया ना तो एक बार रिवाइव करके फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर नहीं आया ना तो मैट्रिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मल्टीप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस याद क्या रखना है, जब भी मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स का लेना है रो और दूसरे मैट्रिक्स का लेना है कॉलम, बस इतना ही कर दीजिए। और यहाँ पे ये भी याद रखिए जैसे हमारा A इंटू बी मैट्रिक्स निकला तो ज़रूरी नहीं है B इंटू ए मैट्रिक्स भी निकले और B इंटू ए मैट्रिक्स और A इंटू बी मैट्रिक्स सेम हो। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैंने B इंटू ए मैट्रिक्स करने बोला तो आपका निकलेगा क्या, तो देखिए B इंटू ए मैट्रिक्स में क्या होने वाला है, पहला मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा B इंटू ए, जैसे ये B इंटू ए में पहला मैट्रिक्स हमारा कितना हो जाएगा 3/3, दूसरा मैट्रिक्स हमारा कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कंडीशन क्या है, हमको पता है मल्टीप्लाई अगर होना है तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना सेम होना। क्या सेम है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रा में जब जनरली हम लोग पढ़ते कि 2 + 3 3 + 2 सेम होता है, 2 × 3 3 × 2 सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में A + B B + A सॉरी A इंटू बी B इंटू ए हमारा सेम नहीं होता। हाँ प्लस में सेम हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में A इंटू बी B इंटू ए हमारा सेम नहीं होता। कुछ कुछ कंडीशन में हो सकता है, बहुत रेयर केस में, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में तो नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज देखिए हम लोगों ने 11th क्लास का कंप्लीट बेसिक्स देखे थे, जो कि हमारा 12th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है मैट्रिसेस चैप्टर का। अगर आप इतना भी पार्ट अच्छे से कर लेंगे ना तो 12th क्लास के मैट्रिसेस में कहीं पर भी नहीं फंसने वाले। और गाइज अगर आप लोगों को कहीं पर थोड़ा बहुत दिक्कत गया ना तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइव करके फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस।